बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जुडिशरी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जुडिशल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। जहां नूर मुकद्दम का केस है उसमें एक बड़ी अप्रिसिएशन मिली है, लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है, ख़वातीन ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया, ख़ानदानों ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया है, खुले दिल से कबूल किया है और ये वही फ़ैसला है जो तमाम लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। फिर इसके बाद आगे आ जाइए तो पैका का कानून, जो कि जिसके हवाले से लेजिस्लेशन हुई कि जी फेक न्यूज़ पे किस तरह का रद्द अमल होगा और किस तरह से हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी या किस तरह से लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, किस तरह से उनके साथ मामलात किए जाएंगे। एट फर्स्ट ये बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट किस्म का लॉ मालूम हुआ, जिसे ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जा रहा है, जिसे ये भी कहा जा रहा है कि आज़ादी इजहार को सल्ब करने की ये कोशिश है और भी बहुत सारी चीज़ें इससे मुंसलिक की जा रही हैं और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता भी है क्योंकि ये मामला कोर्ट में है और हम समझते हैं नूर मुकद्दम के बाद ही, नूर मुकद्दम के केस के साथ साथ ही ये इशू भी हाईलाइट हुआ है। तो अब लोग नज़रें इस पे गाड़े हुए हैं क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि ऑनरेबल कोर्ट भी सुनना चाहती है हर तरफ की बात को और उसके बाद कोई फ़ैसला महफूज करेगी। और यही हमने देखा भी, जजेस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो बहुत अप्रिशिएबल भी है और दिल को बड़ा करने वाला है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो जर्नलिस्ट की हैं या मीडिया के लोगों की हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया है। तो अब जज साहिबान का ये कहना है या मुहज़्ज़िब अदालत का ये कहना है कि जी हर तरफ से हम बात सुनेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। पैका के हवाले से मेरे ख़्याल में हम बहुत सी बहस कर चुके हैं, लेकिन बात यही है कि ये डिराइव कौन करेगा और ये वज़ा कौन करेगा कि जी जो ख़बर है वो फ़ेक है। हमने बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि टेलीविज़न पर भी जब खबरें आ रही होती हैं तो उसमें ज़राए लिखा हुआ होता है। बहुत से ज़राए ऐसे हैं जो अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते या जिनको सामने नहीं लाया जाता, लेकिन जर्नलिज्म का ये उसूल रहा है कि आप खबर को कुरेदते हैं, आप खबर को निकालते हैं, आपके अपने ज़राए होते हैं और उसके बाद उसे नशर किया जाता है। ये एक खूबसूरती है जर्नलिज्म की, या एक एसेंशियल है जर्नलिज्म का, अगर आप इसे इस तरह समझें। अब एक डॉक्टर है, उसने ऑपरेशन करना है तो उसे पता है कि लवाजमात क्या हैं। अगर बाकी लोग उसमें बोलेंगे कि जी लवाजमात ये क्यों हैं और इसकी जस्टिफिकेशन दो और ये कहाँ से आया, फेक इसमें क्या है, तो ऑब्वियसली वो अपना काम उस तरह नहीं कर सकेगा। हैविंग सेड दैट, एक बड़ी बारीक सी लकीर है इस मामले में जो मैंने अभी आपको वजाहत की, और इसके अलावा जो दूसरा मामला है जहां हम ये देखते हैं, जो तस्वीर का दूसरा रुख है, बल्कि जहां जर्नलिस्ट मौके का फ़ायदा उठाकर ऐसी खबरें पेश कर देते हैं या किसी पार्टी के साथ पार्टी बन जाते हैं या किसी बड़ी शख्सियत के साथ पार्टी बन जाते हैं और ऐसी खबर पेश करते हैं, ऐसा इन्फ्लुएंस या ऐसा मंजर क्रिएट करते हैं जो आप और मैं जिसे सच समझने लगते हैं। ये एक बड़ी बारीक सी लकीर है कि कहाँ एथिक्स है और कहाँ एथिक्स नहीं है, कौन सच बोल रहा है और कौन सच नहीं बोल रहा। बहुत से लोग सच भी बोल रहे होंगे, जर्नलिस्ट सच भी बोल रहे होंगे, मीडिया फ्रेटर्निटी सच बोल रही होगी, खबर सच होगी, लेकिन जिसके बारे में होगी शायद वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो, वो इतना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल में रखता हो कि आप ये सबूत ना दे पाएँ कि आपकी खबर सच है। और बहुत सी जगह फेक न्यूज़ देने वाले फेक न्यूज़ दे जाएंगे और कोई कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि वो पार्टी होंगे किसी न किसी के साथ, किसी भी दुश्मन अनासर के साथ। दुश्मन अनासर मुल्क दुश्मन की मैं बात नहीं कर रही कि जिसके खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, अगर उसका कोई दुश्मन है या उनका कोई ऑपोजिशन का मेंबर है या कोई भी, जिस तरह हमने पिछले दिनों येलो जर्नलिज्म पे भी बहुत सारी चीज़ें सुनी है। सो ये एक बहुत बारीक लकीर है जिसको वाजे करना ज़रूरी है। पैका का कानून जिस तरह से हथकड़ियाँ लगाना और जर्नलिस्ट को अदालत में ले जाना, ये मेरे ख़्याल में उस तरह से ना पसंद किया जा रहा है ना पसंद किया जाएगा, क्योंकि बहरहाल ख़बरें आएंगी। सोशल मीडिया आपका कंट्रोल में नहीं है, सोशल मीडिया किसी इदारे के तहत नहीं आता, सोशल मीडिया पूरी दुनिया में अपने आप चल रहा है, हर शख्स अपने आप को जर्नलिस्ट समझ रहा है, हर इंसान के पास कैमरा मौजूद है, हर खबर सोशल मीडिया पर आ रही है। लेकिन हर खबर सोशल मीडिया पर आ रही है और वो लोग जो सिर्फ अपनी तफरी के लिए ये काम कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये काम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं, और वो लोग जिनकी रोज़ी रोटी का ये ताल्लुक है वो लोग मुख्तलिफ हैं। फिर वो लोग जिन्होंने सालों अखबार में काम किया और उसके बाद टेलीविज़न स्क्रीन पे आए वो लोग मुख्तलिफ हैं। वो लोग जो किसी के साथ पार्टी बन के पैसे कमाना चाह रहे हैं वो लोग मुख्तलिफ हैं। इसमें बहुत सारी डिविएशंस हैं और बहुत सारी ब्रांचेस हैं
जिस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है और लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। जहां इस कानून को बहुत मुश्किल कहा जा रहा है, बहुत जालिम कहा जा रहा है, उसके साथ साथ मेरे ख्याल में उन लोगों को भी अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है जो मौके का फ़ायदा उठा के गलत खबर नशर करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी को इस तरह दीवार के साथ लगाएं, क्योंकि बहुत सारे केसेस और मामलात और इश्यूज़ जो हमारी सोसाइटी के हैं वो इन्हीं लोगों के सामने लाए हुए हैं। जब सामने लाया जाता है तो उसके बाद उस पर एक्शन होता है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मामले पे कहा था कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, टेलीविज़न देख के पता चला कि जी ये मामला है। खुद वुज़रा कभी कभी टेलीविज़न देखकर उनको एहसास होता है और उसके बाद वो नोटिस लेते हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी, मुस्लिम लीग नून में भी, आपको याद होगा टेलीविज़न पे खबर आती थी, शहबाज शरीफ नोटिस लेते थे कि जी इस बात का नोटिस लिया गया है और इस खबर के चलने के बाद उन्होंने फला जगह जाकर इस मामले को रिजॉल्व किया है। तो ये जिम्मेदारी मीडिया की है, ये जिम्मेदारी जर्नलिस्ट की है, ये जिम्मेदारी जितने लोग मीडिया से मुंसलिक हैं, जो सच को सामने ला रहे होते हैं, जो बातों को निकाल रहे होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। बट एट द सेम टाइम एथिकल वैल्यूज़ अपनी जगह हैं जिनकी पासदारी का ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ ये तो हमने ऑनरेबल कोर्ट्स के बारे में बात की, नैब के रवैये के हवाले से और नैब की एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत से क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं। 2019 में जो कवानीन नैब के पास हुए थे उसमें भी रद्दोबदल की गई है। मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं, मरियम औरंगज़ेब भी और सईद गनी साहब भी और दीगर ऑपोजिशंस जो हैं वो ये कहती हैं कि जी इमरान हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन को जोड़ तोड़ कर रही है, मोल्ड कर रही है ताकि उनके अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचे। सईद गनी साहब ने तो कहीं ये भी कहा, जो मैंने पढ़ा, मैं अपने अल्फाज में आपको बयान कर देती हूँ कि जी ये ऐसे लगता है कि एहतसाब सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, पीटीआई इसमें कहीं शुमार नहीं होती। पीटीआई के लोग अगर कोई गलती करते हैं तो उनको एनआरओ भी मिल जाते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको कोई ना कोई सीट दी जाती है। इसमें उन्होंने फैसल वावडा का भी जिक्र किया, इसमें और लोगों का, आपको याद होगा कि गंदम का जितना एक कंट्रोवर्सी चली, बाकी चीज़ों की चलती रही। कभी हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है लेकिन उसे अंडर द कारपेट कर दिया जाता है। उसके लिए ऐसा महसूस होता है कि लॉ घुमा भी दिए जाएंगे। ऑपोजिशन का तो ये कहना है कि जी ये लगता है कि दोस्तों को साथ लेकर चलने का एक मामला है, उसकी वजह से कानून को मोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर जहां एहतसाब की बात आती है और जहां बदला लेने की बात आती है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, या और जमातें भी हो सकती हैं। लेकिन बज़ाहिर क्योंकि ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं और यहाँ से एहतसाब के मामला बहुत शुरू हुए हैं और जितनी तकारीर हुई हैं और जितने मामला हुए हैं वो आपके हमारे सामने। सो नैब के रवैये को देखकर इसमें एक केस है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं बताना चाहूँगी बहुत दुखी दिल के साथ, कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर, जिनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, नैब उनके केस को परसू कर रही थी और उनके केस को परसू करते करते ऐसे मामलात हुए या नैब का ऐसा रवैया था जो कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने अपने ख़ुदकुशी करने से पहले ख़त में लिखा है। उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि अगर हम उस ख़त का बगैर जायज़ा लें तो उन्होंने ये कहा है कि जो मेरे साथ रवैया रखा गया नैब की जानिब से और जिस तरह से मुझे डील किया जा रहा है, मैं अपनी जान ले रहा हूं और ये साबित कर रहा हूं कि ये गुनाह या ये इल्ज़ाम सच्चे नहीं हैं, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जो रवैया मेरे साथ रखा गया ये आगे किसी के साथ ना रखा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर कोई ब्रिगेडियर रिटायर्ड है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका दिल बहुत नरम है या उससे ये मामला बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इज़्ज़त का मामला ऐसा था जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी और डिटेल्स भी पता चल रही हैं, फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि इतने ज़्यादा वो इस पर गमगीन थे कि उन्होंने दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी ये मामला शेयर नहीं किया था। लेकिन उनका दुनिया से चले जाना, उनका खुदकुशी कर लेना और उसके बाद दोबारा एक इंक्वायरी का होना, इंक्वायरी का कोई रिज़ल्ट आना इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे नूर मुकद्दम के केस में रिज़ल्ट आना वाज इम्पॉर्टेंट, जो कि रिज़ल्ट आया और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ या लोगों का यकीन बहाल हुआ। इसी तरह इस केस में भी ज़रूरत इस अमर की है कि अब नैब इसके बारे में कुछ बताए। नैब इसके बारे में जो इंक्वायरी की गई है, जो बाकी चीज़ें आई हैं, उसमें नैब के रवैये की कोई बात नहीं हुई है। एक्चुअली हमारे यहाँ रवैये को वैसे भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता, लेकिन वो रवैया था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली, क्योंकि वो एक पोजीशन पे थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और उस पोजीशन पे क्या रवैया नैब का था, क्या उनकी तरफ से ऐसी चीज़ें थी, कौन से ऐसे सवालात थे, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन थी कि इतने दिल बर्दाश्ता हुए ब्रिगेडियर साहब कि उन्होंने अपने आप को फंदा लगा लिया। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फ़ैसला आ गया और फैसले में ब्रिगेडियर साहब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है।
تو جب آپ نے بری کرنا ہے یا جب آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس درمیان میں کیا رویہ ہے, اس درمیان میں کون سے ایسے معاملات ہیں, اور اتنا ٹائم جو اس معاملے کو لگا, اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو باعزت بری کیا گیا ہے تو چلیں ان کا نام تو صاف ہو گیا, لیکن وہ شخص واپس نہیں آ سکتا. سو اس حوالے سے اس پورے واقعے کو غور سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا استفادہ کس کو ہو رہا ہے. لیکن جس طرح سے عدالت نے لوگوں کے درمیان اپنا فیت بحال کیا ہے, لوگوں کے درمیان اس بات کو اس کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر معاملہ کوئی بھی ہو جاتا ہے, مجرم موجود ہے اور مجرم سامنے آتا ہے, مجرم پکڑا جاتا ہے, ثبوت مل جاتے ہیں تو اس کو سزا ہوگی. اسی طرح سے اب نیب کے لیے بھی یہ وقت ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اس حوالے سے سامنے آنی چاہیے. حکومت وقت کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیب کی کارروائیاں, نیب کے کیسز اور نیب کے حوالے سے جو ایک تھرتھری سی مچ جاتی ہے, یہ اسی صورت میں قائم رہے گی جب ٹرانسپیرنسی ہوگی, ورنہ پھر یہ قائم نہیں ہوگی اور یہ بدلے کی سیاست اسی طرح چلتی رہے گی. ود دیٹ آپ سے اس وقت ودا لیں گے. مزید سیشنز میں اور مزید انٹرویوز میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچائیے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.